नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे खड़ी है जहां सत्ता, प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। वर्षों से राज्य में स्थापित राजनीतिक संरचना, जिसे कई लोग सत्ता का नेटवर्क कहते हैं, अब गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। इस नेटवर्क का केंद्र रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने एक ऐसा मजबूत संगठन खड़ा किया जिसमें पार्टी कैडर, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस तंत्र एक समन्वित इकाई के रूप में कार्य करते नजर आते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने इस पूरे ढांचे को झकझोर दिया है। जो व्यवस्था कभी अटूट मानी जाती थी, उसकी परतें अब खुलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात बने हैं, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन का आदेश दे सकती है, क्योंकि मामला न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों का है। मामला एसआईआर में दखलंदाजी का है और अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जब यह खुद टिप्पणी कर रहे हैं कि जिस तरह से न्यायिक अधिकारियों को, जिसमें कि वर्तमान जज भी थे और रिटायर्ड जज भी थे, जिसमें महिला जज भी थी, मालदा में उनको 8 से 9 घंटे तक बंधक बनाया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी आई है और सीजीआई ने कहा है कि मैं रात के 2 बजे तक सोया नहीं, मामले को खुद देख रहा था। कल्पना कीजिए कि जजों को घेरा गया था और जजों को घेरने पे जो जज थे, जिसमें हाई कोर्ट के जज भी थे, वे डीएम को फोन करते हैं, राज्य के डीजीपी को फोन करते हैं, उनसे मदद तक नहीं उनसे पहुंचाई जाती है। मतलब क्लियरेंस कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद लेनी पड़ी। लोकल पुलिस का थाना बिल्कुल बराबर में था, कोई काम नहीं किया। ये सारी बातें, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य के चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को हमारी टेबल पे लाओ। जब टेबल पे मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा, तो सवाल यह भी उठेगा कि आज न्यायपालिका के लोगों का घेराव किया गया, उनकी जान पे बन गई, तब आप एक्शन में आ रहे हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हर चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, हर चुनाव में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट में बार बार हर सुनवाई पर बीजेपी यह कहती रही है, बीजेपी की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए, कि बंगाल के हालात खराब है, टीएमसी की मिलीभगत है, गुंडागर्दी हो रही है, हिंसा हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी की कार्यकर्ता मरे तो मरे, सुप्रीम कोर्ट ने कतई कभी भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि पहले के जजों में और आज के जज में फर्क भी है। जो आज सीजीआई या सूर्यकांत हैं, उनका कुछ अलग नेचर है, पहले वाले जजों का अलग रहा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इन हालातों को कौन नहीं जानता। सारी पब्लिक पश्चिम बंगाल की यह कह रही है कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी से त्रस्त हैं। वहीं मालदा की हिंसा एक महत्वपूर्ण मोड़ बनकर सामने आई। मालदा की हिंसा ने ममता बनर्जी के लिए ताबूत में आखिरी कील का काम किया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो माननीय न्यायाधीशों ने सीधे तौर पे डीजीपी को तलब किया और आईजी, डीआईजी रैंक के अधिकारियों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज चलेगा, न कि पार्टी का राज। इस न्यायिक संरक्षण ने चुनाव आयोग के हाथ खोल दिए हैं। अब आयोग को किसी राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि अब बंगाल के चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्स की 2000 से ज्यादा कंपनियां तैनात है। ममता बनर्जी के नेटवर्क में जो छोटे छोटे पावर सेंटर थे, जैसे पंचायत प्रमुख और वार्ड पार्षद, उन्हें लगता था कि वे कानून से ऊपर हैं। दक्षिण 24 परगना में एक टीएमसी पंचायत प्रमुख, जिसे स्थानीय स्तर पर मुल्ला के नाम से जाना जाता है, गांव-गांव जाकर 2021 की चुनाव के बाद की हिंसा की याद दिलाकर लोगों को डरा रहे थे। वहीं मालदा में एसआईआर से जुड़े न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी मुफक्कर नूर इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा। कोलकाता और आसपास के इलाके में चुनाव आयोग के दफ्तर पर हंगामा करने वाले 6 बड़े नेताओं पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अब स्थानीय पुलिस को पता है कि उनका आका ममता बनर्जी उन्हें बचा नहीं पाएगी। इस घटना ने न केवल राज्य प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, बल्कि चुनाव आयोग को भी निर्णायक हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद से बंगाल की राजनीति में जो घटनाएं घट रही हैं, वे संकेत देती है कि राज्य एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है।
ममता बनर्जी लंबे समय से यह कहती रही है कि राज्य में पुलिस बल की कमी है, जिसके कारण हर जगह पर्याप्त सुरक्षा देना संभव नहीं हो पाता। यह तर्क सार्वजनिक मंचों से कई बार दोहराया गया, लेकिन जमीनी स्तर से चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट मिली है, उन्होंने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह संकेत भी दिया गया कि समस्या पुलिस बल की कमी नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल की प्राथमिकताओं में है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को उन व्यक्तियों की सुरक्षा में लगाया गया था जिसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, बल्कि वे केवल राजनीतिक रूप से प्रभावशाली या सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए थे। यहाँ से कहानी एक नए आयाम में प्रवेश करती है। आरोप यह है कि यह सुरक्षा व्यवस्था केवल व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका इस्तेमाल जमीनी स्तर पर प्रभाव बनाने और विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए भी किया जा रहा था। जब किसी क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ता सरकारी सुरक्षा के साथ पहुंचता है, तो स्वाभाविक रूप से वहां एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। स्थानीय लोग शिकायत करने से कतराते हैं और प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल उठता है। चुनाव आयोग ने जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की, तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 976 ऐसे लोग चिन्हित किए गए जिन्हें सरकारी सुरक्षा दी गई थी, जबकि वे किसी आधिकारिक पद पे नहीं थे। इनमें से अधिकांश स्थानीय स्तर के नेता या प्रभावशाली समर्थक बताए गए। इसके साथ ही करीब 2182 पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठे, जिन्हें इन लोगों के साथ तैनात किया गया। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए इन पुलिसकर्मियों को चुनावी ड्यूटी से हटाने और संबंधित सुरक्षा कवर को वापस लेने के निर्देश दिए गए। यह कदम अपने आप में अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर उस नेटवर्क पे प्रहार हुआ जो वर्षों से जमीनी स्तर पर सक्रिय था। लेकिन यह केवल सतही कार्रवाई नहीं थी, प्रशासनिक स्तर पर भी कई बदलाव देखने को मिला। उदाहरण के तौर पे कुछ अधिकारियों पर यह आरोप लगा कि वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे अपने पद का दुरुपयोग कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे। ऐसे ही एक मामले में एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसपे गलत दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के आरोप थे। इस तरह की कार्रवाइयों ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि अब केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के भीतर मौजूद संदिग्ध तत्वों पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है। पहले जहां राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देती नजर आती थी, वहीं अब परिस्थितियां बदल चुकी है। इस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण न्यायपालिका की सक्रियता भी है। मालेदा की घटना जब अदालत तक पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय की टिप्पणियों ने स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इस न्यायिक हस्तक्षेप का सीधा प्रभाव यह हुआ कि चुनाव आयोग को अपने निर्णयों को लागू करने में अधिक स्वतंत्रता मिली। अब उसे राज्य सरकार की सहमति का इंतजार नहीं करना पड़ रहा था। इसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में तेजी आई और राज्य के विभिन्न हिस्सों में उनकी मौजूदगी बढ़ाई गई। केंद्रीय बलों की तैनाती ने जमीनी समीकरणों पर भी प्रभावित किया। पहले जहां स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रभाव अधिक दिखाई देता था, वहीं अब सुरक्षा व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत और नियंत्रित होती नजर आ रही है। इससे मतदाताओं के बीच विश्वास बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इस बदलते माहौल का असर स्थानीय नेताओं पर भी पड़ा। कई ऐसे मामले सामने आए जहां प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई जिनमें आरोप था कि ये लोग मतदाताओं को डराने या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संदेश गया कि अब कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से होगा, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा क्यों न हो। इसी बीच राजनीतिक दबाव का एक और पहलू भी सामने आ रहा है। अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी की करीबी माने जाते हैं, उनसे जुड़े मामलों की जांच भी तेज हो गई। विभिन्न एजेंसियां वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच कर रही है, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। यह स्थिति ममता बनर्जी के लिए दोहरी चुनौती पैदा करती है। एक ओर उन्हें अपने राजनीतिक आधार को मजबूत बनाए रखना है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक और कानूनी दबावों का सामना भी करना पड़ रहा है। यही कारण है कि हाल के दिनों में उनकी भाषा और रणनीति में बदलाव देखने को मिला। सार्वजनिक मंचों पर उनकी प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक आक्रामक दिखाई दे रही है, जो इस दबाव का संकेत हो सकता है। पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह केवल एक राज्य की राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं के बीच संतुलन का भी प्रश्न है।
जब चुनाव आयोग और न्यायपालिका सक्रिय होते हैं तो वे सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। पश्चिम बंगाल के चुनाव कभी फ्री हैंड फेयर नहीं माने जाते थे। वहां चुनाव का मतलब होता था हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराना। लेकिन 2026 का यह कालखंड बंगाल की राजनीति के शुद्धिकरण का काल साबित हो रहा है। ममता बनर्जी का वह नेटवर्क जिसमें पुलिस, गुंडे और अधिकारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, अब पूरी तरह बिखर चुका है। जब नेटवर्क टूटता है तो रणनीति भी फेल हो जाती है। यही कारण है कि ममता अब रैलियों में गाली गलौज और दुश्मनी की भाषा पे उतर आई। उन्हें समझ आ गया है कि इस बार मैनिपुलेशन की गुंजाइश खत्म हो गई। बंगाल अब एक पार्टी स्टेट से निकलकर फिर से एक संवैधानिक स्टेट बनने की राह पे है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसे कई लोग सिस्टम के रीसेट के रूप में देख रहे हैं। जहां पहले चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठते थे, वहीं अब एक नई पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह भी सच है कि यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। यह स्थापित नेटवर्क को तोड़ना और नई व्यवस्था को लागू करना समय लेता है। इसमें राजनीतिक टकराव, आरोप प्रत्यारोप और कई तरह की चुनौतियां सामने आएगी। फिर भी मौजूदा संकेत यह बताता है कि राज्य एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। यह संक्रमण किस दिशा में जाएगा, यह आने वाले चुनावों और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगा। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां शक्ति संतुलन बदल रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी भूमिका को अधिक मजबूती से निभाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।